दोस्तों रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दो पर्पज से परचेज की जाती है। एक तो या तो आप उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे वापस उसको रीसेल करके उस पर कुछ मुनाफा कमाना चाहते हैं, या फिर आप उसको मंथली इनकम के तौर पे या तो लीज पे देकर या फिर रेंट आउट करके आप उसमें मंथली इनकम कमाना चाहते हैं, और लेटर ऑन लॉन्ग टर्म पे या तो आप उसको अपने पर्सनल यूज में ले लेते हैं या फिर उसको आप वहाँ पे रीसेल करके पैसा कमाते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी लोग प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में एक या दो ही बार खरीदते हैं, तो वहां पर अगर सावधानी ना बरती जाए तो हो सकता है उनको लॉन्ग टर्म पे या फिर शॉर्ट टर्म पे काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, उनका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों जब आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो देयर आर फ्यू स्टेप्स जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी सेफ होगा, आपको फ्यूचर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों जो पहला स्टेप है वो है अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को खुद अंडरस्टैंड करें कि आप चाहते क्या है, आप किस तरीके की प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आप अपने यूजर्स के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं लोकेशन को लेकर, वो होते हैं प्राइजेस को लेकर, वो होते हैं आपके सराउंडिंग्स को लेकर, वो होते हैं आपके वर्क प्लेस को लेकर। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला है, या फिर अगर आप रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि आसपास कितनी ऐसी कंपनीज हैं या फिर कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी में मैक्सिमम रेंटल रिटर्न आपको मिल पाए। तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट को खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट, यानी कि 2 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने सारी फैमिली की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की प्रॉपर्टी में एंटर करना चाहते हैं। तो चलिए, आपको अब अपनी रिक्वायरमेंट पता है कि आप किस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो सेकंड स्टेप आता है वो है सेल्फ सर्वे। देयर आर सो मेनी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सोर्सेज जहां पर आप खुद एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आप ऑन अ वेरियस पैरामीटर्स आप ये सर्वे करें कि कहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इससे आपकी थोड़ी सी मार्केट नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर मार्केट में आज की तारीख में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे इसमें बहुत जल्दी अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, रेंटल रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, या फिर मैं रहने के हिसाब से देखता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आसपास में आ रही है। तो आपका जो सेल्फ सर्वे है दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग अ राइट डिसीजन फॉर अ राइट प्रॉपर्टी। तो जी चलिए, अब आपने सेल्फ सर्वे भी कर लिया, यानी कि अब आपको बेसिक तौर पे ये पता चल चुका है कि प्रॉपर्टी मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर क्या बेसिक प्राइजेस चल रहे हैं, किस लोकेशन में क्या मूवमेंट आने वाला है। सो तीसरा स्टेप अब आता है, आप किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करें अपनी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे कि प्रोफेशनल एजेंसी मेरा यहाँ पर मतलब है जैसे कि प्रॉपर्टी एजेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी एजेंट या डीलर के थ्रू जाने से आपको प्रॉपर्टी महंगी मिलती है, बट सॉरी टू से आप अपनी लाइफ का एक मेजर इन्वेस्टमेंट इस डील के अंदर करने वाले हैं, राइट। और ये बिल्कुल सोचना गलत है कि अगर आप किसी एजेंट या डीलर के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी महंगी मिलती है। इंस्टेड आपको प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ती मिल सकती है। आप उन लोगों को सारे इन एंड आउट पता होते हैं जो शायद आपको नहीं पता, टेक्निकल लीगल तरीके से क्या सही है क्या गलत है। दे चार्ज सम फीस, दे चार्ज सम अमाउंट, बट येस फॉर योर इन्वेस्टमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के बादशाह नहीं है, वो इस इंडस्ट्री के बादशाह है। सो बी अवेयर, जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं आप एक राइट कंसल्टेंट या एक राइट एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदिए, आपका डिसीजन बहुत सही जाएगा। तो चलिए, अब आप ये सेलेक्ट कर चुके हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में अब आपको एंटर करना है। अब आपने कुछ ऐसे ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर लिए, अब फाइनल आप उस स्टेज पे हैं जब आप डील के लिए बैठने वाले हैं, नेगोशिएशन के लिए बैठने वाले हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा रुकिए, उससे पहले एक लास्ट स्टेप होता है, वो ये होता है कि आप प्रॉपर्टी का लीगल एंड टेक्निकल चेक कर लें।
देखिए ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय इस चीज को भी देना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा रहे हैं उसका टाइटल क्या है, टाइटल क्लियर है या नहीं। बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीजें होती है जहां पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें कुछ इजी स्टेप्स हैं, वैसे तो इसके लिए भी अलग से एजेंसी होती है, बट आई डोंट थिंक कि आपको एक सिंगल प्रॉपर्टी के लिए किसी एजेंसी को हायर करने की जरूरत है। बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप अपने लेवल पे ही प्रॉपर्टी का लीगल और टेक्निकल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, या तो आपको पता होगा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होती है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट वो होता है कि जो प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री है फ्रॉम डे 1, जब वो सरकारी रिकॉर्ड्स में आई, वहां से लेकर आज तक उस प्रॉपर्टी की क्या हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर से कन्वर्ट वो रेसिडेंशियल में हुई, रेसिडेंशियल के बाद वो किसी बिल्डर ने परचेज की, या बिल्डर ने परचेज करने के बाद उसके मैप अप्रूव हुए, मैप अप्रूव होने के बाद उस पर प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट बनने के बाद वो अब आप खरीद रहे हैं। तो दिस इज द होल चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें कई सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन की पूरी बुक आपके पास होनी चाहिए और वो आप पूरा चेक कर सकते हैं। अगर कोई बिल्डर या फिर कोई भी सेलर आपको प्रोवाइड नहीं कराता तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आरटीआई के थ्रू वो रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। आप अपने आप को पहले पुख्ता कर ले कि हाँ सारे रिकॉर्ड्स पूरे सही है। दूसरा स्टेप, अगर आप प्रॉपर्टी की लीगैलिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से बैंक्स उनके ऊपर लोन कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी बैंक्स जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर लोन करते हैं। तो जब कोई भी बैंक किसी प्रॉपर्टी के अंदर लोन करता है तो जो सारा प्रॉपर्टी सर्वे वाला जो सारे स्टेप्स होते हैं, लीगल, टेक्निकल, सर्वे और जो जितने भी छोटे बड़े स्टेप्स होते हैं वो सारा बैंक अपने लेवल पे कर चुका होता है। तो 90% तक अगर कोई बैंक किसी प्रॉपर्टी पे फंडिंग कर रहा है तो दैट प्रॉपर्टी इज लीगली ओके। बट फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए चेन ऑफ डॉक्यूमेंट आप अपने लेवल पे एक बार देख लीजिए। तीसरी चीज, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अगर कोई भी एडवांस पेमेंट आप करते हैं तो वो आप उसी के नाम से चेक बनाइए जो व्यक्ति प्रॉपर्टी पेपर्स के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर है, यानी जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसी नाम से आप एडवांसेस पे करिए, ताकि आपको लीगली आपको ये रहे कि यस आपने उसी को पे किया है जिसकी प्रॉपर्टी है। जैसे आप प्रॉपर्टी का कोई भी एडवांस या कोई भी चेक देते हैं, आप इमीडिएटली आप एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, चाहे वो एक सिंगल पेजर एग्रीमेंट हो, लेकिन जो भी बेसिक टर्म्स है फ्यूचर में आप जो भी आपका डिटेल्ड एग्रीमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप डील करते हैं, आपका कोई भी चेक जाता है, आप उसके अंदर बेसिक जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप एग्रीमेंट और पेपर पे उतार लीजिए। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं तो रीसेल प्रॉपर्टी में आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो फर्स्ट ओनर है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसने अपनी सारी जो ड्यूज है, पुराने सारे ड्यूज वो क्लियर किए हुए हैं। अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए किसी बिल्डर के पास उसका कोई ड्यूज या फिर कोई ऐसी पेनल्टीज तो नहीं है जो अल्टीमेटली पोजीशन के टाइम पे आपके ऊपर आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं तो पुराने कोई भी ड्यूज सामने निकल कर नहीं आए। एक तरीका है, अगर आप लीगल एंड टेक्निकल में और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा एक एडवोकेट होता है जो आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन जो आपकी कराएगा, आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि यार बॉस आप सारे जो मेरे पुराने जो सारे चेन डॉक्यूमेंट या फिर लीगल टेक्निकल जो सारा चेक है ना, ये एक बार आप अपने लेवल पे कर दीजिए, आई विल पे यू सम एक्स्ट्रा अमाउंट। सो इससे आप सुनिश्चित हो जाएंगे यस जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ वो पूरी तरीके से लीगली ओके है। तो बॉस फाइनली अब वो सबसे क्रूशियल जो स्टेप है वो है नेगोशिएशन। आप चाहते हैं आपको प्रॉपर्टी सबसे सस्ती मिले, सेलर चाहता है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो जो नेगोशिएशन है ये पार्ट सबसे क्रिटिकल होता है। और कई लोग हैं जिनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती। डोंट वरी, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो ना हो, लेकिन अगर आप ये जो मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो यू विल गेट अ लोएस्ट प्राइस वैल्यू, जितना कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे भी कम प्राइस में आप उस प्रॉपर्टी को लेकर आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ जो अपने शुरुआती स्टेप्स हैं, जो प्रॉपर्टी का सेल्फ सर्वे है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सेलर से ज्यादा पता होना चाहिए कि वहां पर आसपास का मार्केट क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या क्या प्राइजेस चल रही है। तो सबसे पहला स्टेप, आपके जो सेलर है उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी के डेस्परेट बायर हैं, ठीक है। उनको नहीं पता होना चाहिए कि आप डेस्परेट बायर हैं। आप उनसे बहुत जनरल, आपके फेस एक्सप्रेशन पे कहीं भी ये नहीं दिखना चाहिए कि नहीं यार आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है। आप उनसे बहुत नॉर्मल वे में बात करें कि यार देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, मेरे 3-4 ऑप्शंस अभी देखे हुए हैं, ठीक है। प्राइस पे बात अटकी हुई है, मेरा बजट इतना नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझे बहुत अच्छी कोई डील दे सकते हैं तो अपन बात करेंगे, मतलब मैं फैमिली में डिस्कस करूंगा। तो कहीं पर भी डेस्परेशन नहीं दिखाना है आपको। तो ये तो होता है पहला स्टेप।
सेकंड स्टेप, आप जो प्रॉपर्टी की लोएस्ट वैल्यू आपके माइंड में है कि यार ठीक है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस की उसकी डिमांड वैल्यू है, आप सोचते हैं कि 45 लाख रुपीस इज द रीजनेबल वैल्यू, लेकिन आपको 45 भी अपने मुंह से नहीं बोलना है, आपको तो उससे भी 10% कम, यानी कि अगर वो 50 बोलते हैं तो आप 10% कम लगा के 45 का भी 10% कम करा के 41 42 से आप अपना नेगोशिएशन स्टार्ट किए। बिकॉज यू नेवर नो कि जो सेलर है उसकी क्या नीड है, हो सकता है उसकी बहुत डेस्परेट नीड हो और वो आपको किसी भी प्राइस वैल्यू पे वो प्रॉपर्टी को छोड़ दे। तो आप कहीं पर भी अपने मुंह से कोई भी प्राइस मत बोलिए, ठीक है, और बोलना भी है तो जो लोएस्ट वैल्यू उससे भी 10% कम, यानी कि 40-41 लाख रुपए आप उस प्रॉपर्टी की प्राइस उसको बोल दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 40-41 में नहीं आएगी, लेकिन यस अब आप बिल्कुल बॉटम पे बैठे हुए हैं जहां से आप धीरे धीरे एक दो स्टेप आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तीसरा, आपको अपने आसपास के जो क्लोज कॉम्पिटिटर्स जो उस बिल्डर के हैं, आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा प्राइजेस के बारे में पता होना चाहिए कि उनके प्राइजेस क्या हैं, उनके एडिशनल चार्जेस क्या हैं, और मतलब वो कितना एरिया आपको उस प्राइस के अंदर दे रहे हैं, ताकि आप उस बेसिस पर उससे बेस्ट नेगोशिएशन कर सकते हैं और सेलर को ये पता चल जाएगा कि यस यार इनको तो सब कुछ पता है और मैं इनसे ज्यादा प्राइजेस नहीं ले सकता। फोर्थ स्टेप, आप जब भी फाइनल नेगोशिएशन पे बैठे ध्यान रखिए कि आपकी पॉकेट में एक चेक होना चाहिए, चाहे वो डमी चेक हो, आप उसको हैंडओवर नहीं करें, लेकिन आपके पास चेक होना चाहिए ताकि उस बेसिस पे आप ये बात कर सको कि बॉस अगर आज मेरी कंडीशंस पे अगर डील होती है तो ये पकड़िए चेक और आगे का पेमेंट मैं इन टर्म्स पे करूंगा। तो अगर इन चारों स्टेप्स को आप थोड़ा सा ध्यान से करते हैं और अच्छे से करते हैं तो शायद आपको प्रॉपर्टी की बेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी परचेज करते समय ये पूरा एक साइकिल है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको बहुत वैल्यू डील मिलेगी। अगर आप एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब चीजों को अगर प्रॉपर्ली स्टेप्स के साथ फॉलो करेंगे तो शायद इस चीज में आपको कहीं पर भी प्रॉपर्टी डीलिंग में तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा 3 चीजें जो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप होम लोन में मत जाइए, क्योंकि होम लोन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 5 इयर्स के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसको वापस, आपके प्लान है कि 5 साल में आप उसको वापस बेच देंगे और आप उस पर होम लोन ले रहे हैं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 10% पड़ना चाहिए वो आपको 18 to 20% पड़ेगा, क्योंकि 5 इयर्स तक बैंक मैक्सिमम सिर्फ इंटरेस्ट लेगा, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट वहीं पर रहेगा और थोड़ा सा कम होगा। तो इसलिए आप जब प्रॉपर्टी लें तो या तो उस पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप उस पर होम लोन ना लें। दूसरा, जब आप उसको अगर कभी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि कहीं आपके उस प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स तो आपको नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो कहीं ना कहीं जो आप प्रॉफिट्स मान के चल रहे थे वो प्रॉफिट की जगह आपको उस डील में लॉस हो जाएगा। तो आप कैपिटल गेन टैक्स इजीली आप किसी भी सीए से बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, कब बेच रहे हैं और उस पर कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तीसरी और चीज, आप कोई भी स्कीम्स के मायाजाल में फंस के प्रॉपर्टी ना खरीदें। स्कीम्स, ये आप साबुन या फिर वो नहीं ले रहे, ये आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप एक अच्छी प्रॉपर्टी लें ताकि आपको एक अच्छा एग्जिट जब आप चाहें मिल सके। हमारे वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप और इस तरीके की वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सुनना चाहते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ये वीडियो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी आपके सर्कल के लोग हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।